संविधान की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है संविधान सभा। आज का हमारा विषय है संविधान सभा। और देखिए, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा किस तरह से काम कर रही थी और संविधान सभा ने क्या क्या काम किए, किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया, किन किन चरणों के द्वारा संविधान जो आज हमारे पास अस्तित्व में संविधान है, वह संविधान किस प्रकार से किन चरणों के द्वारा बनाया गया, ये सारे विषय आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। लेकिन इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था, या यूँ कहे कि भारत का जो संविधान सभा थी, मुस्लिम लीग लगातार उसका विरोध कर रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो पुरजोर तरीके से मांग थी, वो मांग थी कि पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बनना चाहिए, और उस नए राष्ट्र की मांग के लिए मुस्लिम लीग लगातार संविधान सभा का विरोध कर रही थी। और इसीलिए संविधान सभा की पहली बैठक का पुरजोर विरोध मुस्लिम लीग ने किया। और चूँकि मुस्लिम लीग अलग से पाकिस्तान की मांग की जो मांग थी उस पर बल देने का काम कर रही थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान की मांग को उठाया और भारत के संविधान सभा की बैठकों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, जब मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई, तो मुस्लिम लीग के शामिल ना होने की वजह से यहाँ कुल 211 सदस्य उपस्थित हुए। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक और संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 211 सदस्य शामिल हुए, और 211 सदस्य शामिल होने के बाद संविधान सभा की पहली बैठक की कार्यवाही चली। देखिए, इस संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को, देखिए, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, यहाँ जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ये जो प्रक्रिया थी ये फ्रांस से ली गई थी, यानी कि फ्रांस में भी इसी प्रकार से वरिष्ठ सदस्य को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये प्रक्रिया फ्रांस से ग्रहण भारत के संविधान में की गई थी। अब हम यहाँ बात करेंगे, देखिए, हम सदस्य की हमने बात कर ली, और अब हम बात करेंगे यहाँ स्थायी सदस्य की। देखिए, संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य थे, स्थायी सदस्य बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव संविधान सभा में हुआ था, वह हुआ था बिहार से।
देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के एक प्रमुख नेता और बहुत बड़े नेता बिहार के थे और इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय संविधान सभा का। देखिए, जब हम बात संविधान सभा के उपाध्यक्ष की करते हैं तो भारत की संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। और देखिए, यहाँ उपाध्यक्ष अगर हम बात करते हैं तो 2 उपाध्यक्ष थे। एक उपाध्यक्ष थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी, डॉक्टर H.C. मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी। और दूसरे उपाध्यक्ष थे डॉक्टर V.T. कृष्णामचारी, V.T. कृष्णामचारी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी और दूसरे उपाध्यक्ष थे V.T. कृष्णामचारी। अब हम देखिए संविधान सभा को देखते हैं और आगे क्या हुआ उसको पढ़ते हैं। देखिए, अब हमारा जो विषय भी रहेगा, हमारा नया विषय भी रहेगा और विषय अब हमारा होगा, देखिए पहले एक बार इसको देखते हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली से आज हम शुरू कर रहे हैं और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया था और मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद 211 सदस्य भारत की संविधान सभा में शामिल हुए। फ्रांस की तरह से वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा में बिहार से हुआ था। इस संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामचारी। उसके बाद यहाँ हम जो 13 दिसंबर 1946 को अगली बैठक हुई, हम 13 दिसंबर 1946 की बैठक का जिक्र करते हैं, देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, अब हमारा अगला टॉपिक है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव और उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही हम दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 की बात कर रहे हैं। 13 दिसंबर 1946। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए। इसको पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के आए संविधान सभा में और इसमें संवैधानिक संरचना और उसके ढांचा और उसका जो दर्शन था संविधान का, उस दर्शन की एक झलक इसके अंतर्गत आई और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई उन बातों को पढ़ने के प्रयास हम करेंगे और देखते हैं क्या क्या बात संविधान की जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, उसके अंतर्गत कही गई। देखिए, इसमें जो मुख्य रूप से बातें कही गई उनका जिक्र हम करेंगे। देखिए, इसमें यह कहा गया कि यह जो संविधान सभा है, ये जो संविधान सभा बनाई जा रही है, ये जो संविधान सभा बनाई जा रही है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसमें यह कहा गया कि ये जो संविधान सभा बनाई जा रही है, जिस संविधान सभा में ये उद्देश्य प्रस्ताव आया है, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। यह संविधान सभा भारत को स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। देखिए, इस उद्देश्य प्रस्ताव का पहला बिंदु था कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा को, यानी कि जो संविधान सभा है, ये भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र और संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और भविष्य में अपने प्रशासन चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। यानी कि ये संविधान सभा एक संविधान का निर्माण करेगी
और ये जो संविधान होगा, ये संविधान भविष्य में भारत का प्रशासन चलाने के लिए जो है एक विधियों का या एक संविधान का निर्माण किया जाएगा इस संविधान सभा के माध्यम से, जिसके द्वारा भविष्य में भारत का प्रशासन चलाया जाएगा। देखिए, इस संविधान सभा का उद्देश्य होगा संविधान का निर्माण, और ये भविष्य में जो प्रशासन चलाया जाएगा उस प्रशासन के चलाने की बात इसमें कही गई कि भविष्य में जो प्रशासन चलाया जाएगा वह प्रशासन के लिए एक संविधान बनाया जाएगा संविधान सभा के द्वारा। अब हम दूसरा देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में ये कहा गया कि ब्रिटिश भारत में शामिल जितने भी क्षेत्र हैं, भारतीय राज्य में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहते हैं भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। देखिए, जितने भी, दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, देखिए ब्रिटिश भारत के जितने भी क्षेत्र थे, ब्रिटिश भारत के समस्त क्षेत्र, ब्रिटिश भारत के समस्त क्षेत्र, ब्रिटिश भारत के सारे क्षेत्र और उनके साथ साथ भारतीय राज्यों में शामिल जितने भी क्षेत्र हैं। देखिए, ब्रिटिश भारत के और भारतीय राज्यों में जितने भी क्षेत्र हैं, समस्त भारतीय राज्यों के क्षेत्र, और भारतीय राज्यों के क्षेत्र के साथ साथ अगर कोई विदेशी राज्य भी इसमें शामिल अगर होना चाहता है तो विदेशी राज्य भी शामिल होगा, और उसके बाद एक संघ का निर्माण बनेगा, एक संघ का निर्माण होगा, और इस संघ को हम कहेंगे भारतीय संघ। यानी कि ये कहा गया कि भारतीय संघ में जितने भी ब्रिटिश भारत के क्षेत्र हैं वो शामिल होंगे, और भारतीय क्षेत्र शामिल होंगे, और विदेशी क्षेत्र शामिल होंगे, तब एक संघ का निर्माण होगा जिसको कहेंगे भारतीय संघ। यानी कि ये भी कहा गया कि वे सभी क्षेत्र जो भारत के बाहर के हैं वो अगर शामिल होना चाहते हैं तो वे भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, और उनका प्रशासन चलाने के लिए वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित है राज्यों को प्राप्त होंगी। देखिए, इसके अंतर्गत ये भी कहा गया कि राज्यों को वो सारी शक्तियाँ यहाँ दी जाएंगी, राज्यों को वो सारी शक्तियाँ दी जाएंगी जो केंद्र के अलावा होंगी। यानी कि केंद्र के पास जो शक्तियाँ, केंद्र को जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को देने के बाद जितनी भी शक्तियाँ बचेंगी वो समस्त शक्तियाँ राज्यों को दी जाएंगी। यानी कि राज्य भी, राज्यों को शक्तियाँ दी जाएंगी, लेकिन वो शक्तियाँ दी जाएंगी जो संघ को देने के बाद जो भी शक्तियाँ बचती हैं वो शक्तियाँ राज्यों को दी जाएंगी, या जो राज्यों को दी जानी जरूरी होंगी वे शक्तियाँ राज्यों को दी जाएंगी। फिर इसमें यह कहा गया कि भारत की जनता को यहाँ मुख्य बताया गया, और भारत की जनता को संविधान के स्रोत के रूप में ग्रहण किया गया। भारत की जनता, भारत की जनता, देखिए, भारत की जनता संविधान का स्रोत मानी गई, यानी कि भारतीय जनता को यहाँ सर्वोपरि माना गया। ये कहा गया कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग, और जितना भी पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, और जितना भी जनजातीय क्षेत्र या जनजातीय लोग हैं, उन जनजातीय लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। जनजातीय लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत, उद्देश्य प्रस्ताव में ये कहा गया कि भारत को ये संविधान सभा एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करती है। ब्रिटिश भारत के सारे क्षेत्र, भारत के सारे क्षेत्र इस संघ में शामिल हो सकते हैं, और भारत की जनता इस संविधान का आधार होगी, और अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और जनजातीय समुदायों को जरूरी सुरक्षा या पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी।
भारत की इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसके अधिकार दिलाए जाएंगे। ये सारी बातें यहाँ कही गई। देखिए, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। देखिए 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और जब उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो इससे संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक इसने प्रभावित किया, उद्देश्य प्रस्ताव ने। और बाद में इसका जो परिवर्तित रूप है वही संविधान की प्रस्तावना भी बनी। देखिए, बाद में उद्देश्य प्रस्ताव का जो परिवर्तित रूप है वही प्रस्तावना के रूप में आया। और अब हम देखते हैं स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या क्या परिवर्तन आए। देखिए 3 जून 1947 3 जून 1947 और 3 जून 1947 को, जिसको 3 जून योजना भी कहते हैं, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। और माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद, यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम बन जाने के बाद, भारत में जो परिवर्तन आए उन परिवर्तनों को देखना है। और देखिए, भारत का जो विभाजन हो गया, और भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान 2 संप्रभु राष्ट्र बने। मैं माउंटबेटन योजना को इससे पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, और अगर आपने पहला लेक्चर ये माउंटबेटन योजना के लिए, आप हमारा पहला लेक्चर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना के परिणाम के रूप में बनाया गया। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, देखिए इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को इससे पूर्व के लेक्चर में मैं बता चुका हूं, उस लेक्चर को एक बार देख लें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाने के बाद भारत में जो परिवर्तन आए, भारत की स्थिति में जो परिवर्तन आए, देखिए मुख्य रूप से 3 परिवर्तन आए। इन 3 परिवर्तनों को देखने का प्रयास हम करते हैं, और कौन कौन से परिवर्तन आए देखते हैं। पहला परिवर्तन देखिए क्या आया। पहला परिवर्तन ये आया कि संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया। और ये कहा गया कि संविधान सभा स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। संविधान सभा स्वेच्छा से कोई भी संविधान का निर्माण कर सकती है। संविधान सभा स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है, स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती है, स्वेच्छा से संविधान निर्माण कर सकती है, यानी कि कोई भी संविधान ये बना सकती है। और इसी के अंतर्गत कहा गया कि ब्रिटिश सरकार के जो कानून हैं, उन ब्रिटिश सरकार के कानून को जो भारत की संविधान सभा है वो बनाए भी रख सकती है, उनको समाप्त भी कर सकती है और उनको बदल भी सकती है। देखिए, इस संविधान सभा को ये अधिकार दिया गया, जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था इसके बाद, कि ब्रिटिश कानून को समाप्त किया जा सकता है या उनको बदला जा सकता है। ये प्रावधान इसमें किए गए, ब्रिटिश कानून को समाप्त या उनमें बदलाव किया जा सकता है। और ये प्रावधान जो था ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद आया, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के एक परिणाम के रूप में आया। अब दूसरा परिवर्तन देखते हैं, दूसरा परिवर्तन इसके माध्यम से क्या आया। देखिए, दूसरा परिवर्तन ये आया कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा एक अब विधायिका बन गई थी, यानी कि संविधान सभा ने अब विधायिका का रूप ग्रहण कर लिया था। संविधान सभा अब विधायिका बन गई थी, है ना। संविधान सभा को विधायिका का रूप दिया गया था।
और विधायिका का जब इसको रूप दिया गया तो अब इसको 2 काम सौंप दिए गए। देखिए, एक काम तो इसको सौंप दिया गया कि ये भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी, भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। और दूसरा जो मुख्य काम इसको सौंपा गया, देखिए दूसरा इसको मुख्य काम सौंपा गया कि ये स्वतंत्र भारत के लिए, देश के यानी कि स्वतंत्र भारत के लिए आम कानून लागू कराना इसका काम होगा। यानी कि ये कानून लागू कराने का काम भी करेगी, कानून लागू कराने का काम भी करेगी, है ना। देखिए, संविधान सभा ने विधायिका का रूप ले लिया, इसका काम 2 काम इसको मिल गए, संविधान सभा संविधान का निर्माण करना और किसी भी कानून को आम जन में लागू कराना। देखिए, इस प्रकार से जो संविधान सभा थी वो स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई। यानी कि ये जो संविधान सभा थी अब इसको स्वतंत्र भारत की पहली संसद का दर्जा मिल गया, स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद का इसको दर्जा मिल गया। और जब इसको स्वतंत्र भारत की प्रथम जो दर्जा इसको दिया गया पहली संसद का, तो संविधान सभा की बैठकें हुई और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। देखिए, यहाँ एक तथ्य समझना है और तथ्य ये है कि जब संविधान सभा की बैठकें होती थी तो संविधान सभा की जब बैठक होती थी, जब ये संविधान निर्माण का काम करती थी, तब इसके जो अध्यक्ष होते थे, तब इसके अध्यक्षता जो करते थे, इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तब इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये विधायिका का काम करती थी तो इसकी जो अध्यक्षता करते थे, इसकी जो अध्यक्षता करते थे उस समय पे जब विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जो की जाती थी, इसकी अध्यक्षता की जाती थी जी.वी. मावलंकर द्वारा, जी.वी. मावलंकर द्वारा, गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा उस समय इसकी अध्यक्षता की जाती थी जब यह विधायिका के तौर पर काम करती थी। देखिए, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक, देखिए संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक पूरा एक विधायिका के तौर पर काम करती रही या दोनों रूप में काम करती रही और इस समय तक संविधान का निर्माण पूरा हो चुका था 26 नवंबर 1949 तक। अब तीसरा मेजर परिवर्तन यहाँ देखते हैं। तीसरा मेजर परिवर्तन क्या आया? देखिए, ये मुस्लिम लीग के संबंध में है। देखिए, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया और जब पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया तो मुस्लिम लीग के जितने सदस्य थे वो भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। देखिए, मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया गया और मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार करने के बाद मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा में शामिल हो गए और जब ये पाकिस्तान की संविधान सभा में शामिल हो गए तो भारत में जो संविधान सभा थी उस भारत की संविधान सभा में देखिए कुल कितनी सीटें बताई थी? 389 सीटें थी। लेकिन अब 389 सीटों में से मात्र 299 सीटें आ गई। कितनी सीटें? अब भारत की संविधान सभा में 299 सीटें आ गई और ये 299 सीटें तब हुई जब पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया और मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान की ओर चले गए, यानी कि पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। देखिए, अगर इनका हम पार्टीशन करें तो पार्टीशन मोटे मोटे तौर पर हम देख लेते हैं कि जो भारतीय प्रांत या ब्रिटिश प्रांत थे उनकी संख्या 296 हुआ करती थी और उनकी संख्या अब हो गई 299। देखिए, ब्रिटिश प्रांतों से, यानी कि मैं डायरेक्टली इनको प्रांत लिख देता हूँ, प्रांतों से जो सदस्य संख्या हो गई वो अब 299 और पहले थी ये कितनी? पहले थी ये 296 और ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ देखते हैं। देखिए, प्रारंभ में जो प्रांतों से सदस्य संख्या तय की गई थी वो 296 सदस्य संख्या तय की गई थी, लेकिन अब जो सदस्य संख्या हो गई अब हो गई 229 सदस्य संख्या। 229 सदस्य संख्या हो गई 229। अब मुस्लिम लीग के हट जाने के बाद 229 सदस्य संख्या यहाँ रह गई। 229 सदस्य संख्या यहाँ रह गई
देखिए टोटल तो 299 ही थी, लेकिन अब 229 जो सदस्य संख्या थी, भारतों की सदस्य संख्या जो 93 हुआ करते थे उनको अब सदस्य संख्या घटा करके 70 कर दिया गया था। सभा के द्वारा किए गए अन्य कार्यों को देखते हैं कि संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए। देखिए संविधान सभा के कार्यों को हम देखने का प्रयास करते हैं। संविधान सभा के कार्य, संविधान सभा के कार्य, संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए उन कार्यों को देखते हैं। देखिए संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947, ध्यान देंगे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया, यह राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। और दूसरा देखते हैं 24 जनवरी 1950, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और 24 जनवरी राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950। देखिए इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। और पूरा जो संविधान तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था। देखिए संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक जो संविधान का प्रारूप था उस प्रारूप पर 114 दिन तक विचार विमर्श किया गया, 114 दिन तक विचार विमर्श किया गया। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक संविधान सभा की हुई। अंतिम बैठक संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को की गई। और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान को लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया, संविधान को लागू कर दिया गया। और 1951-52 में आम चुनाव हुए, 1951-52 में आम चुनाव हुए। और इन आम चुनाव होने के बाद जो नई संसद का गठन किया गया, नई संसद बनी। और जब तक ये नई संसद बनी तब तक इस संविधान सभा ने अंतरिम संसद के तौर पर कार्य किया। देखिए कल के हमारे विषय रहेंगे संविधान सभा की समितियां, हम पढ़ेंगे। देखिए अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।